which is common stock, finding the intrinsic value of the common stocks. हमने intrinsic value calculate कर ली bonds की, हमने intrinsic value calculate कर ली preferred stock की. अब securities में सिर्फ last type रहती है, long term securities में एक last type रहती है which is common stocks. कॉमन स्टॉक्स की हमने अभी तक जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अभी कैलकुलेट नहीं की थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक्स. कॉमन स्टॉक्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉमन स्टॉक. वी विल स्टडी सम ऑफ देयर फीचर्स. द फर्स्ट इज द कॉमन स्टॉक्स रिप्रेजेंट्स ओनरशिप. कॉमन स्टॉक्स जो होते हैं वो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं. व्हेन यू बाय द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी, यू ओन द शेयर्स इन दैट कंपनी. जब आप किसी कंपनी के कॉमन स्टॉक्स बाय करते हैं तो आप उस कंपनी में मलकियत ले लेते हैं. तो कॉमन स्टॉक्स रिप्रेजेंट्स ओनरशिप, नंबर वन. कॉमन स्टॉक्स के ऊपर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनको हम कहते हैं डिविडेंड्स. और जो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कॉमन स्टॉक्स के ऊपर वो वेरिएबल होते हैं. मोस्टली वेरिएबल होते हैं. वेरिएबल का मतलब है कि वो चेंज होते रहते हैं, हर साल एक जैसे नहीं होते मोस्ट. लेकिन कुछ ऐसे कॉमन स्टॉक्स भी होते हैं जिनके जो डिविडेंड्स हैं वो सेम रहती हैं. ठीक है. सो इस वजह से यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है दैट इज ऑफन वेरिएबल. मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेरिएबल ही होते हैं. दे हैव वोटिंग राइट्स इन द बिजनेस. इनको बिजनेस में वोटिंग राइट्स होते हैं. एंड दे नेवर मैच्योर. इनकी कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती. दे डोंट ऑफर एनी मैच्योरिटी. सो ये चार बेसिक फीचर्स है कॉमन स्टॉक्स के. आपने वैल्यूएशन करते हुए ये चारों फीचर्स अपने जहन में रखने. कॉमन स्टॉक की जो कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू जो ड्राइव करते हैं, उसके लिए जो जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक. DCFT इसको बोलते हैं. डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक क्या होती है? दिस इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक टुडे, intrinsic value, by utilizing the present value analysis. हम प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक यूज करते हुए, जिसमें हमने बॉन्ड्स की टेक्निक बॉन्ड्स में कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने प्रेफर्ड स्टॉक में कैलकुलेट किया था, कि हमने कहा था जो वैल्यूएशन फिलोसफी है वो क्या होती है सॉरी, वैल्यूएशन फिलोसफी ये होती है कि जब आप किसी भी स्टॉक की, बॉन्ड की आप वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो दो चीजें आपको चाहिए होती हैं. एक चीज आपको उसकी फ्यूचर इनकम चाहिए होती है. बॉन्ड्स के केसेस में फ्यूचर इनकम होती हैं कूपन पेमेंट्स, और स्टॉक्स के केसेस में फ्यूचर इनकम्स होते हैं डिविडेंड्स. जब आपके पास जब फ्यूचर इनकम्स आ जाती हैं उनकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होती हैं. ठीक है. सो फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम्स ऑफ द सिक्योरिटीज, और जो प्रेजेंट वैल्यू की आंसर होता है उसको हम कहते हैं वो स्टॉक की या उस बॉन्ड की जो है वो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है. इसी तरह कॉमन स्टॉक की जब हम वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक यूज करते हैं, यानी हम उसके डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज यूज्ड, DDM is used to find the intrinsic value of the stock by discounting the future dividends at present. यही बात कर रहे हैं कि हम चूंकि डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो मॉडल यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. याद रखिएगा कि जो डिस्काउंट का लफ्ज है ना फाइनेंस में, इसका मतलब होता है टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. सो यहाँ पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का मतलब है कि हम डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. तो डिविडेंड डिस्काउंट मींस टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. ये याद रखिएगा. टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग. यहाँ पे भी डिस्काउंटिंग का मतलब है कि टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. तो डिविडेंड्स की हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है. जब हम प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ जाती है तो उसको कहते हैं दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट कॉमन स्टॉक. तो लेट्स स्टडी कि जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स हैं उसमें हम कुछ एजम्पशंस अप्लाई करते हैं. वो तीन तरह की एजम्पशंस हैं, बहुत सिंपल है. उनमें से दो हम आज पढ़ेंगे, एक हम चूंकि वो लेंथी है वो हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. So in DDM stands for dividend discount model. We apply the following assumptions. हम ये following assumptions apply करते हैं. पहली assumption क्या है? The zero growth rate case. ये हम आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है zero growth rate case. Number 2 is the constant growth rate case. Number 3 is the variable growth rate case. ये तीन assumptions हैं जो कि हम dividend discount models में apply करते हैं. अब आइए हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं कि जीरो ग्रोथ रेट केस क्या होता है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट केस क्या होता है और वेरिएबल ग्रोथ रेट केस क्या होते हैं. इनकी एग्जांपल्स के साथ इसको क्लैरिफाई करते हैं. पहली चीज, the zero growth rate case. What is the zero growth rate case? In this model we assume that the dividend on the stock
हम ये अज्यूम करते हैं कि स्टॉक्स के ऊपर जो डिविडेंड्स हैं आर पेड एट कांस्टेंट अमाउंट, वो एक कांस्टेंट अमाउंट से पे किए जाते हैं, एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू ग्रो इन द फ्यूचर टाइम पीरियड, और वो जो डिविडेंड्स हैं वो आपके ग्रो नहीं होते इन द फ्यूचर टाइम पीरियड। फर्ज करें कि आपके पास ये टाइमलाइन है, ठीक है, अब ये टाइमलाइन है, आप ये डिनोट करिए, दिस इज अ जीरो ईयर 1 2 3 4। डिविडेंड जो आपका फर्स्ट ईयर पे दिया जाएगा उसको मैं डी से डिनोट करता हूँ, जो सेकंड ईयर पे दिया जाएगा उसको भी डी से, 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो डी नॉट है ना, डी नॉट का मतलब है कि डिविडेंड एट जीरो ईयर, डी वन का मतलब है डिविडेंड एट फर्स्ट ईयर, डी टू का मतलब है डिविडेंड एट सेकंड ईयर, डी थ्री का मतलब है डिविडेंड एट थर्ड ईयर, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डी नॉट का मतलब है कि जीरो ईयर पे जो डिविडेंड दिए जा रहे हैं, डी वन का मतलब है कि फर्स्ट ईयर पे जो डिविडेंड दिए जा रहे हैं, डी टू का मतलब है सेकंड ईयर पे जो डिविडेंड दिया जा रहा है, डी थ्री का एंड सो ऑन। डी इन्फिनिटी का मतलब है कि इन्फिनिटिव पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको जो इन्फिनिटी पे जो आपको डिविडेंड दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे जो डिविडेंड्स हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कांस्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने उसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, डी। यहाँ पे जो जो जीरो ईयर पे डिविडेंड दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि $10 हम जीरो ईयर पे दे रहे हैं, तो पहले साल का भी 10 ही होगा, दूसरे साल का भी 10 ही होगा, एंड सो ऑन, ये $10 ही हमेशा रहेगा। तो इसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो डिविडेंड्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट है, हर साल कांस्टेंट है, यानी हर साल एक जैसे ही डिविडेंड्स हैं आपके। तो दिस इज कॉल्ड जीरो ग्रोथ रेट केस, कि जिसमें आपके जो डिविडेंड्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, and this example has been taken from Financial Management by Gitman, chapter number 7, problem number 5A। 5A जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। Scotto Manufacturing is a mature firm in the machine tool component. The industry most recent common stock dividend was 2.40। कंपनी का जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड पे कर रही है वो 2.40 पर शेयर, एक शेयर का, and is expected to remain constant for unforeseeable period of time। और ये जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी ये ग्रो, ये चेंज नहीं होगा, ये 2.40 ही रहेगा फॉर फोरसीएबल पीरियड ऑफ टाइम, गैर मुय्यना मुद्दत तक ये 2.40 ही रहेगा। इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्कॉटोस कॉमन स्टॉक। तो आपके जो वैल्यू है कॉमन स्टॉक की वो क्या होगी। तो यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, एक तो कांस्टेंट डिविडेंड दिया हुआ है आपको विच इज 2.40, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है विच इज 12%, फाइंड करना है प्राइस ऑफ द स्टॉक। प्राइस ऑफ द स्टॉक को मैंने पीसी से डिनोट किया, पी स्टैंड फॉर प्राइस एंड सी स्टैंड फॉर कॉमन स्टॉक। सो प्राइस ऑफ द कॉमन स्टॉक हमने फाइंड करना है। सो याद रखिएगा कि अंडर जीरो ग्रोथ मॉडल, जब आपको ऐसा डिविडेंड जो ग्रो नहीं कर रहा, जो कांस्टेंट है, तो उसके लिए प्राइस ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि डिविडेंड्स को आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना है, जो भी डिविडेंड होगा उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना, यानी 2.4 डिविडेंड है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है आपका 0.10, इसको इससे डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपका $20। सो व्हिच इज वेरी simple. The price of the stock having the dividend 2.40 and which is expected to remain constant for foreseeable period of time, having the required rate of return of 12% is $20। so यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस है वो $20 है। ये वही मॉडल है जो प्रेफर स्टॉक की दफा भी यूज हुआ, ये वही मॉडल है जो आपका कंसोल्स या परपेचुअल स्टॉक की दफा यूज हुआ। उसमें भी आप देखें कि जो आपकी कंसोल्स में या परपेचुअल बॉन्ड में भी जो आपकी इंटरेस्ट है जो कूपन पेमेंट्स है वो कांस्टेंट रहती है फॉर फोरसीबल पीरियड ऑफ टाइम। प्रेफर स्टॉक में भी जो डिविडेंड्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। इसी तरह हम अज्यूम क्योंकि इसमें ये कर रहे हैं ना कि जो डिविडेंड्स हैं वो आपकी कांस्टेंट है, ये अजम्पशंस की बेस पे है, याद रखिएगा। जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो जीरो ग्रोथ मॉडल जहाँ पे आपने लिखा हुआ है नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो जीरो ग्रोथ मॉडल के नीचे ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लें, जीरो ग्रोथ मॉडल लिखे नीचे फॉर्मूला लिख लें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका होगा उस केस में जब आपकी जो डिविडेंड्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे। नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट जीरो ग्रोथ रेट केस, ठीक है। इसको हम गोर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। गोर्डन वाज अ इकोनॉमिस्ट जिसने ये मॉडल दिया था, इस वजह से इसको गोर्डन के नाम से ही जो है मंसूब किया जाता है, द गोर्डन ग्रोथ मॉडल। इन दिस मॉडल, उसमें पहले मॉडल में क्या था कि आपके डिविडेंड्स ग्रो नहीं कर रहे, तो इस मॉडल में क्या होगा, इन दिस मॉडल वी अज्यूम दैट डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो
at a constant growth rate over the time. ठीक है, अब इसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो डिविडेंड्स हैं आपके वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रो कर रहे हैं वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, फर्ज करें कि ये आपकी टाइमलाइन है और D1 stands for dividend at first year, D2 stands for dividend at second year, third year, fourth year, and so on. और वो कॉमन कांस्टेंट ग्रोथ रेट यानी G से ग्रो कर रहे हैं. तो D is the dividend, D naught is the dividend at 0th year, D1 is the dividend at first year, D2 is the dividend at second year, and D infinity is the dividend at infinity, और Dn is the dividend at nth year. तो हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि वो आपकी जो डिविडेंड्स हैं वो हर साल कांस्टेंट ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करती हैं. इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. फर्ज करें कि जो डी नॉट है, ठीक है, और जो डी नॉट है वो है $10. ठीक है, डी नॉट आपका यहाँ पे आएगा 0th ईयर पे, डी नॉट है आपका $10. ठीक है, और आपका जो डिविडेंड है वो हर साल 10% से ग्रो कर रहा है. यानी अगर आपका आज डिविडेंड डी नॉट $10 है, आज की तारीख में $10 है, और ये 10% से ग्रो करे, अगले साल 10% से ग्रो करे, तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड यानी D1 क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना है. उसके लिए फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, Dn इज इक्वल टू D नॉट इंटू 1 प्लस G रेज टू द पावर n. ठीक है, तो हम यहाँ पे हर साल के जो 4th ईयर तक के जो डिविडेंड्स हैं वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा. जो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है D1, उसके लिए फॉर्मूला होगा D1 इज इक्वल टू D नॉट मल्टीप्लाई 1 प्लस G रेज टू द पावर n. डी नॉट है $10 और ग्रोथ रेट है 10%, 0.10 मैंने यहाँ पे पुट किया, और n होगा यहाँ पे 1 क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आंसर आता है इसका 11. तो D2 होगा आपके पास, सॉरी D1 होगा 11. उसके बाद D2 कैलकुलेट करना है, तो D2 का फॉर्मूला होगा D2 इज इक्वल टू D नॉट इंटू 1 प्लस G रेज टू द पावर n. अब यहाँ पे ना सिर्फ n की वैल्यू चेंज होगी. जो अगर तो D2 है तो n की जगह हम यहाँ पे 2 कैलकुलेट कर 2 यहाँ पे इनपुट कर देंगे. ठीक है, सो ये होगा D नॉट 10 इंटू 1 प्लस 0.10 रेज टू द पावर 2. सो सेकेंड ईयर का जो डिविडेंड होगा वो 12.1 होगा. थर्ड ईयर का डिविडेंड होगा D3. तो D3 के लिए फॉर्मूला होगा D3 इज इक्वल टू D नॉट इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट रेज टू द पावर 3. ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.3. इसी तरह D4 हमने कैलकुलेट किया, तो D4 का फॉर्मूला भी सेम होगा, बस n की जगह हमने 4 यहाँ पे पुट कर देना, बाकी सारे पैरामीटर सेम हो गए. तो D4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14.6. D4 इज इक्वल टू 14.6. अच्छा, अब जब यहाँ पे हम कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल यूज कर रहे हैं, तो मजे की बात यह है कि कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल में हमें सिर्फ D नॉट या D1 ही चाहिए होता है ना. ये जो आगे मैंने कैलकुलेशन की है, ये आपकी काम आएगी वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल में, लेकिन इसलिए आपको करके दिखा दिए ताकि आप प्रैक्टिस हो जाएं कि जो डिविडेंड्स हैं अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं. अब आपके पास एक क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन ये है, सपोज दैट द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन द कॉमन स्टॉक नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे कीवर्ड उसने लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर. इन क्वेश्चंस में आपको या तो करंट डिविडेंड दिया होगा D नॉट, या आपको D1 दिया होगा. ठीक है, दोनों में कोई एक दिया होगा. अगर आपको D नॉट दिया हुआ है तो आपने D1 कैलकुलेट करना है फॉर्मूला से. अगर आपको D1 ही डायरेक्ट दे दिया हुआ है तो फिर आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. So suppose that the expected dividend on the common stock is on the next year is 1.20 per share. कि फर्ज करें कि अगले साल जो डिविडेंड आपको मिलेगा, एक तो ये वाला साल है, एक नेक्स्ट ईयर है, वो जो डिविडेंड आपको मिल रहा है कॉमन स्टॉक के ऊपर वो 1.20 पर शेयर है. ठीक है, the company expects the earning and the dividends to grow at the rate of 8%. कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि आपके डिविडेंड्स ग्रो करेंगे. ये जो 8% लिखा हुआ है ना, याद रखिएगा कि डिविडेंड का ग्रोथ रेट लिखा हुआ है जो कि 8% है फॉर फोरसिबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक आपकी जो डिविडेंड्स हैं वो 8% से ही ग्रो करते रहेंगे. व्हाट इज द प्राइस पर शेयर इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 13%? आपकी प्राइस क्या होगी कॉमन स्टॉक की अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% है. अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में यहाँ पे एक एडिशनल चीज ये है कि उसने आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ. सो डेफिनेटली ये आपका जीरो ग्रोथ रेट मॉडल नहीं है, ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल है. कांस्टेंट ग्रोथ रेट का मतलब है कि जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है,
फॉर फोरसीएबल पीरियड ऑफ टाइम, वो चेंज नहीं हो रही, एक ही ग्रोथ रेट आपको मिली है। सो गिवन इंफॉर्मेशन में आपको डिविडेंड एट फर्स्ट ईयर D1 आपको दे दिया डायरेक्टली, जो कि 1.20। D1 कैसे, कि उसने खुद ही बताया कि नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है 1.20। तो जब नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगले साल का, करंट ईयर आपका D0 है और नेक्स्ट ईयर आपका D1 है। तो D1 आपको दिया हुआ है 1.20। ग्रोथ रेट 8%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न RD है आपका 13%, प्राइस ऑफ द कॉमन स्टॉक आपने फाइंड करनी है। सो वेरी सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड द कॉमन स्टॉक हैविंग द ग्रोथ रेट, कांस्टेंट ग्रोथ रेट अगर आपको गिवन हो, तो उसके लिए जो कॉमन स्टॉक का कॉमन स्टॉक की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है D1 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, D1 आपको दिया हुआ है, उसको आप डिवाइड कर दे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट से। तो पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला वी हैव D1 1.20, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 0.13 और ग्रोथ रेट थी आपकी 0.80। सबसे पहले नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो ओवरऑल आंसर आएगा इसका वो होगा $24। तो इसके लिए ये जो क्वेश्चन है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बुक है गिटमैन की, चैप्टर नंबर 7 प्रॉब्लम नंबर 8 से लिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 8 का जो सोल्यूशन है वो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। सो नाउ ये आपके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। वेनहॉर्न से आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, पेज 90, और प्रॉब्लम सेल्फ करेक्शन का क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 91 से 92 तक। गिटमैन का आपने प्रॉब्लम 5 to 10 और पेज नंबर 297 to 298 तक आपने करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये जो लेक्चर है मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को समझ नहीं आई, वो दोबारा सुनना चाहते हैं, तो वहां से आप दोबारा सुन सकते हैं। नाउ दिस इज द question answer session, so if you have